हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर इलाइट अकेडमी। ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये नर्सिंग एग्जाम के किंग है। एम्स, नॉर्सेट, OSSEC और कई सारे स्टेट एग्जाम में हर साल बैरियर नर्सिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल से मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये डिस्कशन कंप्लीट देखते हैं तो इस टॉपिक का कोई MCQ आपसे मिस नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, तो देर किसी बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। Question number 1. What is the primary purpose of barrier nursing? Option A, increase patient comfort. Option B, prevent spread of infection. Option C, reduce hospital cost. Option D, improve nutrition. आंसर बताने से पहले एक सेकंड जरूर सोचिए कि आप श्योर हैं। जल्दी, ये ही आपका फाइनल आंसर है तो लॉक कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? बैरियर नर्सिंग का प्राथमिकता क्या है? ठीक है, तो पहले हमको ये समझना होगा कि बैरियर नर्सिंग ही है क्या। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, बैरियर का मतलब क्या है? रुकावट। ठीक है, रुकावट और एक सुरक्षा का कवच, एक प्रोटेक्टिव वॉल। ठीक है, तो जैसे घर में हमारा गेट से बाहर में जो लोग हैं वो क्या सीधे अंदर में आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते हैं, उनको गेट के थ्रू आना पड़ता है। वैसे ही बैरियर नर्सिंग में ग्लव्स, मास्क, गाउन, हैंड हाइजीन, ठीक है, ये सब एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करते हैं। ठीक है, जो वॉल है ये इन्फेक्शन को पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर और हेल्थ केयर से दूसरे पेशेंट तक जाने से रोकता है। ठीक है, आ गया समझ में कंसेप्ट? इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो कैसे याद रखोगे? बैरियर मतलब ब्लॉक द इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is a component of barrier nursing? Option A, hand hygiene. Option B, use of PPE. Option C, isolation precaution. Option D, all of the above. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट है बैरियर नर्सिंग का? हैंड हाइजीन, मतलब हैंड हाइजीन करने से भी आपका इन्फेक्शन नहीं होगा। पीपीई, पीपीई का मतलब क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड आइसोलेशन प्रिकॉशन, ये सब के बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट MCQ में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3. The single, simplest and effective method or cornerstone to prevent hospital-acquired infection is option A, antibiotic therapy, option B, vaccination, option। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी, दैट इज हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग को सबसे सिंपल और इफेक्टिव मेथड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा हैंड है जो कि हर जगह में टच करता है। ठीक है, और आप थोड़ा सोचिए, आपके हैंड पेशेंट की स्किन को टच किया, बेड रेल को टच किया, मोबाइल फोन आप पकड़ रहे हैं, डोर हैंडल पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो जर्म है वो हमारे हाथ में चिपक जा रहे हैं। तो अगर हम हमारे हैंड को क्लीन नहीं करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके हर जगह में फैलेगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट क्यों है? हैंड वॉशिंग को सिंपलेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सोप एंड वाटर चाहिए। ठीक है, और आप हर जगह में कर सकते हो, एवरीवेयर। ठीक है, और इफेक्टिव क्यों है? बिकॉज इट ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इन्फेक्शन हमारा वहीं पे ही रुक गया। तो सबसे सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड हमारा क्या आ जाएगा? हैंड वॉशिंग। ये जो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है उसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बताया आपको कि हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग का अकॉर्डिंग टू WHO हमारा 11 स्टेप्स है। क्या क्या है? ऐसा है, आप पिक्चर देख पा रहे होगे, तो ये पिक्चर के थ्रू थोड़ा समझ जाते हैं, एक स्टोरी जैसा हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले मान लो कि आप हैंड वॉशिंग करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट सोप डाल दोगे तो फोम नहीं होगा, तो पहले क्या करना है? वेट हैंड्स विथ वाटर, गीला कर देना है हाथ को। देन अप्लाई एनॉफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस। ठीक है, एनॉफ सोप डाल देने, फिर रब हैंड्स पाम टू पाम, सीधा। ठीक है, सीधा पाम टू पाम फिर रब करेंगे। देन राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विथ इंटरलेस्ड फिंगर एंड वाइस वर्सा। देन बैक साइड में जाएंगे, इंटरलेस करेंगे। ठीक है, फिर से सीधा हो जाएंगे, सीधा उल्टा सीधा। ठीक है, फिर सीधा होके फिंगर इंटरलास करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? 5 नंबर स्टेप में मुट्ठी को करेंगे, सीधा उल्टा सीधा फिर मुट्ठी। ठीक है, मुट्ठी अंगूठी। ठीक है, देन रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लास्प्ड इन राइट palm एंड वाइस वर्सा। देन रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विथ क्लास्प फिंगर और राइट हैंड। ठीक है, देन रोटेशनल रबिंग कर देंगे। हो गया, यहीं पे हमारा स्टेप्स कंप्लीट हो रहा है। 7 नंबर पे स्टेप्स कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे? फोम ऐसे ही हाथ में रहने देंगे क्या? नहीं नहीं, उसको फिर पानी में धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राई हैंड्स थोरोली विथ ए सिंगल यूज टॉवल। एक टॉवल में सिंगल यूज जो है, आप मतलब आप क्लीन करने के बाद, आप ड्राई करने के बाद
हैंड्स को वो टॉवेल को डिस्पोज करना है, ठीक है। देन यूज टॉवेल टू टर्न ऑफ द फॉसेट, मतलब टैप बंद करने के लिए आपका हाथ अभी क्लीन है तो आप आपके बेयर हैंड में नहीं करोगे, एक टॉवेल यूज करोगे, ठीक है। नाउ योर हैंड्स आर सेफ, ठीक है। आ गया समझ में? ऐसा है, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, क्लैरिफिकेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। पीपीई स्टैंड्स फॉर पेशेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल पेशेंट इक्विपमेंट, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो जैसे मैं बताया, पीपीई का क्या मतलब है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। Asepsis means presence of microorganism, absence of pathogenic microorganism, presence of spores only, absence of oxygen। ये पूरा टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हम जब हम ड्यूटी करेंगे ना, हम जब वार्ड में ड्यूटी करते हैं उस टाइम भी हमारा रियल बेस्ड प्रैक्टिस में भी ये हर टाइम आता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, हमारा डेली लाइफ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, दैट इज एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर जगह में मैं हर टाइम बोल रही हूँ, ए मतलब एब्सेंस, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन। तो एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, अगर आप पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा दोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। मेडिकल asepsis refers to destruction of all microorganism, reduction of microorganism and prevention of spread, use of sterile gloves only, use of antibiotic, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड, ठीक है, ऑप्शन बी। ये तो समझ में आ रहा है, स्टेराइल ग्रुप्स होगा सर्जिकल एसेप्सिस में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। सर्जिकल एसेप्सिस इज ऑल्सो नोन एज क्लीन टेक्निक, मेडिकल एसेप्सिस, स्टेराइल टेक्निक, आइसोलेशन टेक्निक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑल्सो नोन एज स्टेराइल टेक्निक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल टेक्निक काम में लेना है। स्टेराइल टेक्निक मतलब इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, हमारा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। और मेडिकल एसेप्सिस में हैंड वॉशिंग हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। When in doubt about the sterility of an item, the nurse should use it carefully, re-sterilize later, consider it contaminated, ask another nurse। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कंसिडर इट कंटामिनेटेड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंसिडर इट कंटामिनेटेड, ठीक है। तो व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट, ठीक है। यूज इट केयरफुली नहीं, स्टेरिलिटी में डाउट हो रहा है तो हमको यूज नहीं करना है। रीस्टेरिलाइज लेटर, ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम के लिए आप कैसे यूज करोगे ये भी नहीं होगा। आस्क अनदर नर्स, क्या पता है उसको भी पता होगा कि नहीं, तो सबसे सेफ है आप उसको मतलब कंटामिनेटेड ही समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9। Which procedure requires surgical asepsis? Option A bed making, option B oral care, option C urinary catheterization, option D feeding a patient। तो अभी तक तो हम सर्जिकल एसेप्सिस समझ गए हैं, ठीक है। सर्जिकल एसेप्सिस में स्टेराइल टेक्निक यूज होता है, तो इसमें से कौन सा प्रोसीजर में स्टेराइल टेक्निक यूज करना जरूरी है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट इज यूरिनरी कैथेटराइजेशन, बिकॉज इट इज एन इनवासिव प्रोसीजर। हम बॉडी के अंदर कैथेटर को डाल रहे हैं, ठीक है, तो इट इज एन इनवासिव प्रोसीजर। फीडिंग में तो आप बाहर से दोगे, ओरल केयर में तो नहीं होगा, ये क्लीन टेक्निक सब होगा, ठीक है, और बेड मेकिंग। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। The minimum distance for droplet transmission is generally less than 1 meter or 3 feet, 10 meter, 20 meter, no distance limit। बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका आया है ये एग्जाम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज लेस देन 1 मीटर, ठीक है। तो पहले हम समझ जाते हैं, आइसोलेशन टेक्निक में नॉर्मली दो चीज होता है, एक होता है एयरबोर्न आइसोलेशन ट्रांसमिशन और एक है ड्रॉपलेट आइसोलेशन। तो एयरबोर्न आइसोलेशन कैसे होता है, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेस देन 5 माइक्रोमीटर से कम होंगे, ठीक है, लेस देन 5 माइक्रोमीटर, और ड्रॉपलेट में मोर देन 5 माइक्रोमीटर। तो ऐसे सोच लो, ये चीज बड़ा है, आप एक पत्थर लेके खड़े हो, ठीक है,
और एक धूल लेके खड़े हो, तो धूल ज़्यादा डिस्टेंस तक फैल सकता है, लेकिन एक पत्थर आपके पास में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बड़ा है, मोर देन 5 माइक्रोमीटर, तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 फीट और 1 मीटर तक जाएगा, लेस देन 1 मीटर और 3 फीट। और ये एयरबोर्न आइसोलेशन जो है ना, वो मोर देन 3 फीट तक फैलता है, ठीक है। तो एयरबोर्न का एग्जाम्पल में हमारा क्या आ जाएगा, मीजल्स, टीबी एंड वारिसेला, ऐसे कई सारे हैं। और ड्रॉपलेट में हमारा क्या आ जाएगा, निमोनिया, मॉम्स, कोरोना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हेल्थ केयर वर्कर को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड पीपीई यूज करना चाहिए विथ N95 मास्क, और पेशेंट से मिनिमम 3 फीट की दूरी बनाए रखें, ठीक है। आशा है आपको ये कंसेप्ट और एयरबोर्न आइसोलेशन वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। Next comes to question number 11. Which disease requires both airborne and contact precaution? Option A varicella, option B typhoid, option C malaria, option D hepatitis B. सही, ठीक है, आंसर सोच लिए, ठीक है। तो आंसर अभी लग कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो गया, वेरिसेला, दैट इज चिकन पॉक्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स को बोथ एयर ट्रांसमिशन एंड स्किन ट्रांसमिशन होता है। कैसे, एयर में कैसे होगा, क्योंकि वायरस हमारा एयरबोर्न ड्रॉपलेट, मतलब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जैसे मैं आपको बताया कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, वैसे इसका वायरस हमारा ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्किन के थ्रू कैसे, चिकन पॉक्स में आपको पता है ऐसे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर के अंदर ऐसे फ्लूइड होता है, ठीक है। तो जब टचिंग करेंगे हम पेशेंट के कोई स्किन को और कोई उसका लिनेन और क्लॉथिंग को, ठीक है, तो ये जो अगर मान लो ब्लिस्टर फट के इसमें फ्लूइड लग गया है तो उससे हमारा ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों चाहिए, मास्क भी तो चाहिए, N95 मास्क चाहिए, आपको ग्लव्स भी चाहिए, गाउन भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से पीपीई पहन के ये चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को हैंडल करना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे टाइफॉइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइफॉइड स्प्रेड बाय फिको ओरल रूट, फिको ओरल मतलब क्या, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। मलेरिया थ्रू एनोफिलिस मॉस्किटो, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट और एयर में नहीं जाता है, एनोफिलिस मॉस्किटो। और हेपाटाइटिस बी हमारा हो गया क्या, ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, हेपाटाइटिस बी हो गया ब्लड बोर्न इन्फेक्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12. Which isolation precaution is required for a patient with active pulmonary TB? A contact isolation, B droplet isolation, C airborne isolation, D reverse isolation. ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज एयरबोर्न आइसोलेशन, ठीक है। तो एयरबोर्न आइसोलेशन, जैसे मैं बताया, पल्मोनरी टीबी का जो न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होते हैं। तो लेस देन 5 माइक्रोमीटर मतलब ज़्यादा दूर तक वो फैल सकते हैं, तो ये हो गया हमारा एयरबोर्न आइसोलेशन, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वो जा सकते हैं, तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो पेशेंट को पल्मोनरी टीबी हुआ है उसको एक नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम, एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम, AIIR, ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम, जो कि एक नेगेटिव प्रेशर रूम होता है, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम होता है, वहीं पे रखना है। हेल्थ केयर वर्कर क्या पहनेगा, N95 मास्क पहनेगा, ठीक है। और रूम डोर को ऑलवेज मतलब लॉक करके रखना है, रूम डोर लॉक होगा। और लिमिट पेशेंट ट्रांसपोर्ट, हर टाइम पेशेंट को इधर उधर करके नहीं करना है, और अगर कर रहे हो तो पेशेंट को सर्जिकल मास्क पहना लो, ठीक है। आ गया समझ में। तो कंटैक्ट आइसोलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टच में नहीं होता है, ठीक है। इसका जो ड्रॉपलेट है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर है, छोटा छोटा है, ये बड़ा के लिए ड्रॉपलेट हमारा आइसोलेशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। रिवर्स आइसोलेशन को मतलब क्या है, प्रोटेक्ट तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा, हर चीज में हम क्या कर रहे हैं, कैरियर नर्सिंग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हेल्थ केयर वर्कर दूसरे पेशेंट को ओरिजिनल पेशेंट से इन्फेक्शन ना जाए, लेकिन रिवर्स मतलब उल्टा यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे जो पेशेंट है उसको बचाएंगे। कब बचाएंगे, जब ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट को बचाना है फ्रॉम अदर्स, ठीक है। Comes to question number 13. A patient with cholera should be placed under which type of isolation? Option A airborne isolation, option B droplet isolation, option C enteric isolation, option D reverse isolation. इतना आइसोलेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आशा है आपको आइसोलेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, दैट इज सी होगा, एंटेरिक आइसोलेशन। एंटेरिक आइसोलेशन का क्या मतलब,
Enteric isolation is a type of contact isolation used to prevent the spread of infection transmitted through fecal-oral route. ठीक है, तो स्टूल, स्टूल से भी आएगा, मुंह का सलाइवा, ये सब से भी ये ट्रांसमिट होता है। तो कोलेरा क्या है? एक्सेस डायरिया जो होता है कोलेरा में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलेरा। तो कोलेरा नॉर्मली fecal-oral रूट के द्वारा होता है, इसीलिए कौन सा आइसोलेशन में रखना है? एंटेरिक आइसोलेशन। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन इन एंटेरिक आइसोलेशन इज wearing an N95 mask, hand hygiene after contact with stool, wearing goggles, declosing room windows। इसका सही आंसर क्या होगा? हैंड हाइजीन आफ्टर कॉन्टैक्ट विद स्टूल। जैसे मैं बताया, एंटेरिक आइसोलेशन थ्रू fecal-oral रूट होता है। तो हाथ में मान लो स्टूल लग गया, आपके हाथ में सलाइवा लग गया पेशेंट का, ठीक है, तो उसके बाद अपना मास्क पहनोगे तो क्या होगा? आपके तो हाथ में लगा है, ठीक है, तो हैंड हाइजीन करना है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15, skin and wound isolation is most appropriate for a patient with tuberculosis, infected born wound, influenza, measles। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा ना, तो इस चैप्टर के आधे से ज़्यादा एमसीक्यू आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसमें रट्टा मारने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, और अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी, इन्फेक्टेड बॉर्न वुंड, ठीक है। बॉर्न वुंड में स्किन में हमारा बॉर्न हो गया है, ठीक है, तो उसमें मान लो डिस्चार्ज भी हो रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, स्किन एंड वुंड आइसोलेशन का अदर नेम है हमारा कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन जरूरी है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16, which disease is not commonly transmitted through blood? ऑप्शन ए HIV/AIDS, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी टाइफॉइड फीवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी, टाइफॉइड फीवर, ठीक है। तो HIV हमारा कितना परसेंट स्प्रेड होता है? थ्रू ब्लड 0.3%। हेपेटाइटिस बी हमारा सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 6 to 30%। और हेपेटाइटिस सी हमारा कितना होता है? 18% अकॉर्डिंग टू CDC। तो ये हमारा निडल स्टिक इंजुरी जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। ओके, next comes to question number 17, standard precautions should be applied to only HIV positive patient, only hepatitis B patient, all patient, only ICU patient। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? दैट इज ऑल पेशेंट। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम सारे पेशेंट के लिए यूज करेंगे। तो हम समझ जाते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है क्या, ठीक है। दीज आर द मिनिमम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, ठीक है, जिसमें कि मिनिमम इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर यूज किया जाता है। तो आप एक न्यूमोनिक के थ्रू इसको याद रख सकते हो, दैट इज HP सेफ। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हमारा आता है HP सेफ। तो H में हमारा हो गया हैंड हाइजीन करोगे, P में हमारा हो गया PPE पहनोगे, ठीक है। S में हो गया सेफ इंजेक्शन एंड शार्प, A में हमारा हो गया एसेप्टिक टेक्निक, F में हमारा हो गया फैसिलिटी क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। देन हमारा हो गया ई में एटिक्विटी, वो भी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, कॉप एटिक्विटी, ठीक है। तो HP सेफ हमारा आ जाएगा कहाँ पे? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में। तो पेशेंट का डायग्नोसिस कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायग्नोसिस, वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड प्रिकॉशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। आ गया समझ में? अभी comes to question number 18, a nursing officer is teaching a group of nursing students about hand hygiene. Which of the following statement by a student indicates a need for further teaching? Option A, I should use hand sanitizer when my hands are visibly soiled. I need to wash my hand at least 40 seconds. Hand hygiene should be performed before and after patient contact. I should use a clean paper towel to turn off the faucet. चारों ऑप्शन में हमारा एक एक कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है, ठीक है, इसलिए हमको चारों कंसेप्ट को समझना है, उसमें से आपको आंसर चूज करना है। अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो अगर आपको पर्टिकुलर आंसर भी पता नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे करके आप करेक्ट आंसर तक भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, हैंड हाइजीन के बारे में, ठीक है। तो इसमें से एक स्टूडेंट ऐसे क्या बोल दिया है जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर को लगा, ठीक है, कि इसको फिर से टीचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले वो क्या बोली है? आई शुड यूज़ हैंड सैनिटाइजर व्हेन माई हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड, मतलब उसका हैंड जब गीला हो जाएगा उसको हैंड सैनिटाइजर लगाना है, नहीं, यही गलत है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, आई नीड टू वॉश माई हैंड फॉर एटलीस्ट 40 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ आपको, हमारा 3 टाइप का हैंड वॉशिंग होता है, जो कि हमारा नॉर्मल हैंड वॉश है, ठीक है। मेडिकल हैंड वॉश, जिसको हम बोलते हैं क्या? मेडिकल हैंड वॉश,
कितने टाइम तक करते हैं? 40 to 60 सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया हमारा सोप एंड वाटर यूज़ करके हम जो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मेडिकल हैंड वॉश। देन अल्कोहल बेस्ड हैंड रॉब, ठीक है, ABHR, अल्कोहल बेस्ड हैंड रॉब। तो यहाँ पे 40 to 60 हुआ, हाफ कर दो, 20, 40 का हाफ हो गया 20, 60 का हाफ हो गया 30, 20 to 30 सेकेंड अल्कोहल बेस्ड हैंड रॉब, ठीक है। हम ये भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि ABHR मतलब अल्कोहल बेस्ड हैंड रॉब कब यूज करेंगे, हैंड वॉश कब करेंगे, ठीक है, वो सब हम ग्लोब पिरामिड में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो स्क्रबिंग, जैसे कि हमारा हो गया स्क्रबिंग और सर्जिकल हैंड वॉश, तो ये कितना टाइम तक हम करते हैं? दैट इज 3 to 5 मिनट, ठीक है। और लॉन्ग स्क्रब, ये करते हैं हम 10 मिनट तक, ठीक है। तो आ गया समझ में? कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? ओके, गलत नहीं होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आई शुड यूज हैंड सैनिटाइजर व्हेन माय हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड। तो इसमें उसको सैनिटाइजर यूज नहीं करना चाहिए, उसको हैंड वॉशिंग करना चाहिए था, जो कि वो गलत बोल रही है, ठीक है। आई नीड टू वॉश माई हैंड फॉर एटलीस्ट 40 सेकेंड, ठीक बोल रही है। हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, ये भी पूरा ठीक है। आई शुड यूज ए क्लीन पेपर टॉवल टू टर्न ऑफ द फॉसेट, जैसे मैं पहले आपको बताया, एक क्लीन क्लॉथ यूज करेगा, नहीं तो एक क्लीन पेपर टॉवल यूज करेगा, ये भी ठीक बोल रहे। तो फर्दर टीचिंग के लिए ऑप्शन ए के लिए जरूरत है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्लोब पिरामिड, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे ग्लोब पिरामिड में? कहीं पे, कहाँ पे स्टेराइल ग्लोब्स इंडिकेटेड है, कहाँ पे एग्जामिनेशन ग्लोब्स इंडिकेटेड है, मतलब स्टेराइल ग्लोब्स तो स्टेराइल ग्लोब्स हो गए, एग्जामिनेशन ग्लोब्स मतलब क्लीन ग्लोब्स, और क्या क्या करने में हमारा ग्लोब्स जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, देखो, स्टेराइल ग्लोब सर्जिकल प्रोसीजर के लिए चाहिए, वाजिनल डिलीवरी के लिए चाहिए, इनवासिव प्रोसीजर के लिए चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लाइन आप असेस कर रहे हो तो चाहिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो तो चाहिए, केमो ड्रॉप दे रहे हो तो चाहिए, कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर करने से पहले हमारा स्टेराइल ग्लोब्स चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन ग्लोव्स मतलब उसमें स्टेराइल ग्लोव्स नहीं चाहिए, लेकिन एक ग्लोव्स तो चाहिए, ठीक है। तो कंटैक्ट विथ ब्लड, कंटैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी लिक्विड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ अगर आप कंटैक्ट में आ रहे हो तो उसमें हमको एक ग्लोव्स तो चाहिए ही चाहिए, फॉर बैरियर, फॉर ए प्रोटेक्टिव वॉल, ठीक है। आईवी इंसर्शन एंड रिमूवल के लिए चाहिए, ठीक है। ब्लड ड्रॉ करने के टाइम चाहिए, ओके। तो इससे ये पूरा अच्छे से ग्लोव्स पिरामिड को देखना है। और कब ग्लोव्स चाहिए ही नहीं, आपको क्वेश्चन आएगा ब्लड प्रेशर के टाइम एक नर्स ग्लव्स पहना है, गलत कर रही है। IM या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के टाइम हमको नहीं चाहिए एक भी ग्लव्स, ठीक है। बाथिंग एंड ड्रेसिंग द पेशेंट, एनी भास्कुलर लाइन मैनिपुलेशन इन एब्सेंस ऑफ ब्लड लीकेज, अगर आप देख रहे हो स्वेलिंग है कि क्या है लेकिन उसमें ब्लड नहीं लगा है तो उसमें भी हमको ग्लव्स नहीं चाहिए, ठीक है। और इनडायरेक्ट पेशेंट एक्सपोजर, जैसे कि ओरल मेडिकेशन आप दे रहे हो, ठीक है, कि हमारा लिनेन मतलब बेड मेकिंग में नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये ग्लोब पिरामिड को अच्छे से एक बार देखना है, देख के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19, हाउ लॉन्ग शुड हेल्थ केयर प्रोफेशनल वॉश देयर हैंड विथ सोप एंड वाटर? ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 20 to 30 सेकेंड, ऑप्शन सी 40 to 60 सेकेंड, ऑप्शन डी 3 to 5 मिनट। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 40 to 60 सेकेंड, क्योंकि ये हैंड वॉशिंग कर रहा है। अगर ABHR पूछता तो 20 to 30 सेकेंड आंसर होता, ठीक है। Next comes to question number 20. Healthcare associated infection, that is HAI, is generally defined as an infection that occurs within 24 hours of admission, before admission, 48 hours or more after admission, and was not present at admission, only after discharge. अच्छे से, ये बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 48 आवर्स और मोर आफ्टर एडमिशन एंड वाज नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब एक पेशेंट को जो इन्फेक्शन हुआ है वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, वो हम कैसे बोलेंगे? मतलब इसका मतलब है पेशेंट जब एडमिट हो रहा है उसी टाइम उसका इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 दिन जब वो रह गया आपके वार्ड में तो उसको, मतलब 48 आवर्स और उससे ज़्यादा, मोर देन 2 डेज जब रह गया वार्ड में, अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक कंसेप्ट समझ लो, ये हो गया हमारा 48, 3, 30, 90, ऐसे कंसेप्ट है 48, 3, 30, 90, ठीक है। तो 48 आवर तो हो गया आफ्टर एडमिशन, समझ गए। 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के 3 दिन के अंदर अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलेंगे, 3 डेज आफ्टर डिस्चार्ज। तो ये 30 क्या है? अगर उसको सर्जरी हुआ है तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अगर 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज हो रहा है,
30 डेज आफ्टर सर्जरी, वो डिस्चार्ज हो कि वार्ड में हो, लेकिन 30 डेज आफ्टर सर्जरी में अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसएसआई और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और 90 क्या है, अगर इम्प्लांट सर्जरी हुआ है और स्पेसिफिक हो जाएंगे, यहाँ पे बस सर्जरी हुआ था लेकिन अगर इम्प्लांट भी उसके अंदर है और 90 डेज के अंदर उसको इन्फेक्शन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कंसेप्ट का डिटेल, कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही हमको अच्छा अच्छा कंटेंट और भी अच्छे से आपको समझाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए ये बैरियर नर्सिंग को हम 2 पार्ट में लाएंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपने को सच बदलने का तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।